अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो हमने जो कल डिस्कस किया था कि आज देखेंगे आज क्या होगा, अवाम पर होगा कि वो क्या किसका साथ देते हैं। और देखिए सर, स्वाभाविक एक तरफ जलसा हुआ है, अब पूरे मुल्क में ओवरऑल यौम सियाह मनाया गया पीटीआई की जानिब से और दूसरी तरफ यौम तरक्की व तामीर मनाया गया। आपको क्या लगता है, कौन जीता है, कौन हारा है? देखें, पूरे मुल्क में यौम शाह की कॉल थी। जी। पूरे मुल्क में कोई सड़कें बंद नहीं की गईं, कहीं कंटेनर नहीं लगाए गए। पूरे मुल्क में कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। पूरे मुल्क में कहीं आंसू गैस नहीं चलाई गई। पूरे मुल्क में कहीं 200 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। ये है यौम शाह की हकीकत। हुँ। ये आलिया हमजा 4 मोटरसाइकिलों पे फिरती रही पूरे लाहौर शहर में, जगह-जगह वीडियो बनाती रही। महादज़र 4 मोटरसाइकिलों पे फिरता रहा। हर बंदा जो है ना, वो 2-4 मोटरसाइकिलों का एक ग्रुप लेके निकला और उसने अपनी तरफ से यौम सियाह मनाया। मुझे ये बताएं, लाहौर की किस सड़क पे 5,000 10,000 आदमी था? फैसलाबाद में कहाँ 10,000 आदमी था? सियालकोट में कहाँ था? पिंडी में कहाँ था? डी चौक पे कहाँ था? कराची में कहाँ था? सक्खर में कहाँ था? लाड़काने में कहाँ था? कहीं कुछ नहीं था। कोई सड़क नहीं बंद की हुकूमत ने। किसी जगह लाठीचार्ज नहीं किया, किसी जगह आंसू गैस नहीं चलाई। एक पुरअमन दिन था। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था लाहौर में, उसके बावजूद भी सड़कें खुली थी और आराम से ट्रैफिक रवां दवां थी। कोई कोई बंदा तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ नजर ही नहीं आया। तो मेरे ख्याल में यौम शाह की तो कुल हकीकत ये है कि पाकिस्तान की अवाम में से किसी ने एहतजाज नहीं किया। अगर तो यौम शाह मनाया जाता तो पूरे लोग निकलते सड़कों पे और कहते कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। आपने तो पाकिस्तान को ढाका बनाना था ना। आप तो यौम शाह को कामयाब कराने के लिए आर्मी चीफ को खत लिख रहे थे ना कि मोमेंटम बने, हमारा मोमेंटम बने और एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग बाहर निकलेंगे। लोग जो हैं वो फौज के खिलाफ बाहर निकालने के लिए आपने 8 फरवरी से पहले आर्मी चीफ को खत क्यों लिखा? क्योंकि आप चाहते थे कि यौम स्याह को कामयाब करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए खत लिखा, ताकि लोगों को आपका ख्याल है कि लोग फौज के बड़े खिलाफ हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग बहुत बाहर निकलते हैं, लिहाजा आपने खत लिखा। आपने हर हरबा इस्तेमाल किया कि 8 फरवरी को लोग बाहर निकल आए और 8 फरवरी को आप पूरे मुल्क में एहतजाज कर सकें। कहा गया सड़कें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, अब हुकूमत सड़कें नहीं बंद करेगी, अब हम सड़कें बंद करेंगे। आप बताएं क्या हुआ? कख भी नहीं होया। पूरा पंजाब पुरअमन रहा। वो कहते हैं मेहरबानो कुरैशी फड़ेगी। कल ही आप फरमाइशी गिरफ्तारी, कोई भी नहीं सी नाल, गड्डी च निकली क्या मैनू गिरफ्तार कर लो। को 5,000 10,000 2,000 बंदा मेहरबानों दे नाल है सी, कोई भी नहीं सी। वो तो इसलिए मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ इवेल्युएट करे बैठकर, अगर वो अपना खुद एहतसाबी करें तो यकीनन वो ये इवेल्युएट करेंगे कि 8 फरवरी यौम स्याह की कॉल अमूमी तौर पर नाकाम हो गई और उनकी कॉल पर पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं निकले। लोगों ने उनका बयानिया बाय बाय नहीं किया और लोग बाहर नहीं आए। मुझे तो जी। ये लगता है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि आज हज़ारों लाखों लोग बाहर निकल आते हैं इमरान खान की कॉल पे। हुँ। आज वही हाल था जो 14 साल कैद वाले दिन हाल था, 2 बंदे नहीं बाहर निकले। केपी के सर। अंदर भी हुँ। केपी के अंदर भी आप सवाबी में तो पूरे पाकिस्तान से लोग सवाबी, मतलब शेख वकास अकरम भी सवाबी था ना। जंग में जी। एहतजाज नहीं कर रहा था, वो सवाबी में मौजूद था। बात यह है कि आप सवाबी में तो आपने तो पंजाब के 10 अजला के लोगों को भी कहा कि सवाबी पहुंच जाए, क्योंकि आपको पता था हम पंजाब में एहतजाज तो कर नहीं सकते। आपने कहा सब सवाबी आ जाए। गवर्नमेंट ने किसी को सवाबी जाने से रोका ही नहीं, कोई रास्ता नहीं रोका। जितने लोग सवाबी जाना चाहते थे सबको सवाबी जाने दिया गया। आप ये बताएं कि कोई सवाबी में लाखों लोग थे। आप ये कह सकते हैं कि सवाबी में 10 5 लाख लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग सवाबी इकट्ठे किए हैं। सवाबी में कितने लोग थे? एवरेज 10-15 हज़ार का जलसा, 20,000 का जलसा। उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ यौम तामीर और तरक्की बड़ा कामयाब रहा।
हुकूमत ने अपनी 1 साल की कारकर्दगी लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा जी 1 साल में देखें महंगाई 2% पे ले आए हैं, 24% 40% से पकड़ के। उन्होंने कहा जी देखें पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, रिजर्व्स बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। आप देखें 1 साल में हमने पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर दिया है। और अगर हमें 1 साल और मिल गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये ग्रोथ का साल है और अब हम लोगों को रिलीफ देने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। तो क्या ना और टेक्निकल मतलब बात है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बता रही है आज 1 साल की, कि हमारी 1 साल की कारकर्दगी ये है, जबकि तहरीक इंसाफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। आप मुझे हुँ, बताएं 13 साल हो गए हैं केपी में पीटीआई की हुकूमत को। एक अस्पताल बता दें जहां पूरे पाकिस्तान से लोग जाकर कहें कि हमने केपी के फलां अस्पताल से इलाज कराना है। लेकिन ना केपी के लोग पंजाब के अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं, कराची के अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं। एक अस्पताल ये 13 साल में बना सके हैं जहां पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने जाएंगे जी वो केपी का वो अस्पताल बड़ा अच्छा है, वहां इलाज कराना। एक यूनिवर्सिटी ये बना सके हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे गए नहीं नहीं वो केपी की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। पूरे पंजाब की हर यूनिवर्सिटी में केपी के बच्चे आते हैं। केपी की एक यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ पे पंजाब या सिंध से बच्चे जाना पसंद करें। ना एक यूनिवर्सिटी है इनके पास, ना एक अस्पताल है 13 साल में, ना एक प्रोजेक्ट है। यौम स्याह है, जिन्हें मर्जी मना लो। अब मैं 1 साल की जरा और एनालिसिस कर। जी, हुकूमत कहती है हमने इस 1 साल में पाकिस्तान को पांव पे खड़ा किया है और अब पाकिस्तान टेक ऑफ के लिए तैयार है। हमने रिजर्व्स बढ़ाए हैं, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, हमने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा है, हमने स्मगलिंग रोकी है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि पहले अफगानिस्तान चीनी स्मगल होती थी, अब जब हमने स्मगलिंग रोकी है तो अफगानिस्तान ने $200 मिलियन की चीनी हमसे इम्पोर्ट की है। तो हुकूमत के बाद तो 1 साल की कारकर्दगी, इंटरेस्ट रेट 23 से 12% पे लाए हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है। हुँ। जवाब में तहरीक इंसाफ के पास 1 साल में क्या है? 2 इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ और 4 जलसे। वो सर, संजानी वाला, काने वाला, और क्या है इस 1 साल में तहरीक इंसाफ का? ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये भी कहा गया सर कि जब कोई अहम चीज़ होनी हो लगती है पाकिस्तान में और जब पाकिस्तान के पास मौका होता है कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाएँ, जिस तरह सर पहले भी एक वक़्त आया था तो इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी है। आईसीसी है तो जानकर ही इस तरह से करते हैं, तो ये तो इनका तो रोना-पिटना ही यही है, इनसे मुआशी इस्तेहकाम हज़म नहीं हो रहा। इस मुतालिक भी कहिएगा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि केपी में तो आप कुछ भी नहीं करते हो। ये बात तो मैंने पहले कर दी ना, वही बात जो ख्वाजा आसिफ ने की है। हर बंदा उनसे अपनी परफॉर्मेंस पूछ रहा है। अब हुँ, लोग केपी पीटीआई से उनकी केपी की परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं कि भाई 13 साल हो गए हैं। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, जी, इंडिया में आम आदमी पार्टी का बहुत राइज था और वो दिल्ली में 2 दफा इलेक्शन जीते, परफॉर्म हुँ, नहीं किया, तो अब आम आदमी पार्टी की ने केजरीवाल भी हार गया कि दिल्ली में। लोग फिर आपको वोट नहीं देते हैं। मुझे लगता है पीटीआई को केपी में वोट नहीं मिलेगा क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी बहस को बयानिए से कारकर्दगी पर लेकर जा रही है। आप एक बात को महसूस करें, वो हुँ, सियासी बहस को वो ये कह रही है मुस्लिम लीग नून कि बयानिया छोड़ो कारकर्दगी बताओ, बयानिया छोड़ो कारकर्दगी अ, बताओ, हमारी कारकर्दगी सामने है, अपनी बताओ, हमने 1 साल में ये किया है, तुमने क्या किया है। मुझे लगता है अगर ये सिस्टम 4 या 5 साल चल गया तो फिर तो सारी बहस कारकर्दगी पे आ जाएगी और पीटीआई के पास तो कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए कारकर्दगी में। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज यौम तामीर और तरक्की मनाकर गवर्नमेंट ने काफी हद तक पीटीआई को डिफेंसिव किया है, यौम स्याह नाकाम हुआ है और कि काफी हद तक तो जो बहस है वो कारकर्दगी की तरफ डाइवर्ट हुई। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दूसरे खत को लेकर। तो बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को दूसरा खुला ओपन खत लिखा गया और इसमें कहा गया कि उनको डेथ सेल में रखा गया है और जो उनके बुनियादी माल किए गए हैं जेल में, उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। पीका एक्ट पर सर उन्होंने बात की है, फिर उन्होंने एक बार फिर से सर धांधली पर बात की है। तो आप क्या कहेंगे? दूसरे खत की नौबत, अब पहले का तो जवाब देखा हमने, अब दूसरे का क्या होगा? ये क्या चाह रहे हैं? देखिए मेरे ये ख्याल में कि मैंने ये दूसरी जो खत है आर्मी चीफ को ये रोकी, ये उनका जाती रोना पिटना स्यापा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है ना, वो कह रहे हैं मेरी मेरे बच्चों से बात नहीं कराई जाती। सिर्फ 1 साल में 3 दफा मेरी मेरे बच्चों से बात कराई गई है। भाई आप, सवाल ये है कि आपके बच्चे आपको मिलने पाकिस्तान क्यों नहीं आते?
आप खुद को कासिम का अब्बू तो कहलाती हैं, तो आप जरा कासिम को कहें ना पाकिस्तान आके आपसे जेल मुलाकात कर ले। आपकी बहनें रोज आपको मिलती हैं ना, तो आपके बच्चे भी आके आपको मिल लें जेल में। हुँ, क्यों नहीं आते वो आपको जेल में मिल लें? अगर आपके बच्चे हैं कासिम और सलमान, वो आए आपको जेल में मिलने के। आप 600 दिन से कैद हैं, 2 साल होने लगे हैं, तो मेरा मतलब है आपसे आपके बच्चे एक दिन मिलने नहीं आए पाकिस्तान। यहाँ आपकी बहनें रोज मिलती हैं, वकील मिलते हैं, पीटीआई की लीडरशिप मिलती है, वो भी आकर मिल लें। वो आपको मिलने को तैयार ही नहीं है, आपने फ़ोन पर बात किससे करनी है? बात तो आप करना चाहते हैं गोल्डस्मिथ के ज़रिए, जो आप अपना इंटरनेशनल रैकेट चलाते हैं, वो पैगाम रसानी करना चाहते हैं। बच्चों ने मिलना हो, किसी का बाप अंदर हो, तो बच्चे मिलने, बाप को मिलने फ़ौरन जेल आ जाती हैं। कौन से बच्चे हैं जो जेल में बाप को मिलने नहीं आते हैं? ये हमने इमरान खान के नए बच्चे देखे हैं, जो जो उनको मिलने नहीं आते हैं। और उस खत में क्या है कि मेरे साथ जेल में बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरी बत्ती बंद कर दी गई है। वो जो पहला सुपरिटेंडेंट था ना अकरम, वो बहुत अच्छा है। वो जिसने मोबाइल दिया हुआ था, वो जो फैज़ के साथ राब्ते कराता था, जो जब फैज़ का रैकेट टूटा है तो वो अकरम पकड़ा गया है। उ उस अकरम की याद में लिखा गया खत है, कि वो अकरम मुझे वापस दे दें। अब कहा गया है कि जी जेल में एक कर्नल साहब बैठ गए हैं, वो मुझे किसी से मुलाकात नहीं होने देते, मेरे पे बड़ी सख्ती है, मुझे ये नहीं करने, मुझे रोटी नहीं देते। क्या है? ज़ाती शिकायत हैं। मेरी बेगम से मेरी मुलाकात नहीं कराते, और उस खत में क्या है? बाकी तो मुझे लगा है कि अब वो अपने ज़ाती रोन-पिटन पे आ गए हैं। इस खत में उनकी ज़ाती शिकायत के अलावा अब आर्मी चीफ ने उनके बच्चों से बात करानी है, या आर्मी चीफ ने उनकी जेल में उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इससे ज़्यादा मुझे इस खत में कुछ नज़र नहीं आया। सर आखिर में आपसे सवाबी जलसा पर बात करना चाहूँगी, तो हमने देखा सीएम केपी का बड़ा जोश व खताबत से भरपूर एक हमने उनका खिताब देखा है, फिर उसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत उनके साथ मौजूद थे और भी लीडरशिप मौजूद थी। आप इस जलसे को कैसे सम अप करेंगे? और जुनैद अकबर की जानिब से कहा गया इस दफ़ा हम गोलियाँ साथ लेकर जाएँगे, तो बारी-बारी आप इसको कैसे सम अप करेंगे? ये जो आज का जलसा था ना, ये मुकाबला था जुनैद अकबर और गंडापुर के दरमियान एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकालने का। हुँ, गंडापुर की विकेट बहुत कमज़ोर हुई हुई थी और सब उनको प्रो एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, तो लिहाज़ा उन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जुनैद अकबर ने पहले एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर की, तो गंडापुर ने उस तकरीर को मैच करने के लिए एक उससे सख्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर कर दी, जिसमें थू-थू भी कर दिया। अब टेक्निकल बात मुझे जो आज के शवाबी के जलसे से नज़र आई है कि अब तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है कि अब हम जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, तो हम साथ असला लेकर आएँगे। हुँ, हम गोली का जवा अब वो कह रहे हैं कि हम रियासत पर असला लेकर आएँगे और अब हम असला बरादर मुसल्लह जत्था लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। मुझे तो आज की उनकी तकरीर से ये लगता है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बंदूकें हैं, कलाशनकोफ़ें हैं, हम अब बंदूकें और कलाशनकोफ़ें लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। आज के जलसे का सादा ऐलान तो जो जुनैद अकबर और गंडापुर की तकरीरों से यही नज़र आता है। अब अगर उन्होंने पाकिस्तान के दारुल खिलाफा पर असले से हमला करना है, तो ऐसा कोई प्रो पाकिस्तान सियासी जमात तो नहीं कर सकती। ये तो दुश्मन की ख़्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पर असले से हमला किया जाए। लेकिन उन मुझे नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ये ऐलान कर सकती है कि हम अब असला लेकर आएँगे। देखें, अगर आपको सियासी जमात का तो ये काम है कि अगर उसको एहतजाज से रोका जाए, तो जहाँ तक जाने की इजाज़त है वो वहाँ पर एहतजाज कर दे, वहाँ पर बैठ जाए। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि हम जवाब में असला उठाएँगे और अब हम भी गोली चलाएँगे, जवाब में गोली चलाएँगे, तो फिर वो रियासत और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों पर गोली चलाने की बात कर रहे हैं। ये किस हद तक जायज़ है, एक और 9 मई की बात है, ये क्या है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो आज की जो तकारीर हैं, वो ये लग रहा है कि वो एक ऐलान है कि हम दोबारा जो है आगे चलेंगे। बाकी एक और अहम बात है आज की, आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और बाकी बार्स के सदूर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात की है। इसका मतलब है कि जो वकला का एक बहुत मजबूत धड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी बार्स हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़ा है। लिहाजा हुँ, जो धड़ा 10 को लॉन्ग मार्च करना चाह रहा है, उस धड़े को तमाम वकला की हिमायत हासिल नहीं है। इस हवाले से वकला में तक़सीम है। आज सुप्रीम कोर्ट बार ने जो इस्लामाबाद में तबादले हुए हैं, उनकी हिमायत का ऐलान किया है, उनको खुशाइंद कहा है। इसका मतलब है इस हवाले से भी वकला में तक़सीम है, सारे वकला इसको गलत नहीं कह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के वकला गलत कह रहे हैं, बाकी वकला ठीक कह रहे हैं।
तो मुझे ये लगा कि ये जो वकला तहरीक है, आज उसके बारे में से एक और दफ़ा हवा निकली, जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और बलूचिस्तान और दीगर बार के सदूर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। वाज़ेह तक़सीम है और अब फूट पड़ चुकी है। तो नाज़रीन, आज के अंदर की बात आपसे मुलाकात है। अगले प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।